So, welcome to everybody. क्लास नाइन्थ फिजिक्स सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अब तक हम मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी ये सब कुछ कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर से हम जो हमारा साउंड का चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, सेंसरी ऑर्गन के बारे में, और साउंड कैसे प्रोपगेट होता है और साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग हम साउंड से करते हैं और उसको ही डिफाइन करते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज साउंड। ओके, सो सपोज कीजिए एक मशीन है, सपोज कीजिए एक कार है। ओके, अब क्या जो कार है या कोई भी मशीन है, इसमें क्या होते हैं? सेंसर्स होते हैं। अब जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स का काम क्या होता है? टू सेंस द एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट को सेंस करते हैं और फिर क्या देते हैं? उससे हमें क्या मिलता है? एनवायरमेंट से सेंस होने के बाद हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, या मशीन को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है? ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास जाती है और कंप्यूटर क्या लेता है? कोई डिसीजन लेता है बेस अपॉन इंफॉर्मेशन जो कहाँ से आई है? सेंसर से आई है, और सेंसर ने कहाँ से ली है? एनवायरमेंट से ली है। तो किसी भी मशीन में सेंसर के लिए ये पाथ फॉलो होता है कि पहले एनवायरमेंट में इंफॉर्मेशन होती है, उसको सेंसर सेंस करता है, फिर उसको किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसको पीसी के जो कंप्यूटर है उसके पास भेजता है, और कंप्यूटर उसके बेसिस पे कोई डिसीजन लेता है। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी को लें तो हमारे पास भी कुछ सेंसर्स हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंसर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आईज। ये क्या देती है? हमें विजन प्रोवाइड करती है। और ये किसको सेंस करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आप इसको नॉर्मल भाषा में जानते हो लाइट। ये लाइट को सेंस करती हैं, उससे हमें विजन मिलता है। ठीक है, सिग्नल सेंस करने के बाद माइंड के पास जाता है और माइंड उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। नंबर 2 है नोज। हमारी नोज है, वो क्या करती है? स्मेलिंग का काम करती है। किसको स्मेल करती है एक्चुअली? मॉलिक्यूल्स को स्मेल करती है। आपने एटम्स के बारे में पढ़ा है, एटम के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो हमारी नोज उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करती है। उनको आइडेंटिफाई करके डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक डिफरेंट सिग्नल देती है, और वो सिग्नल हमारे माइंड के पास जाता है और माइंड उसको इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मेल। फिर आती है हमारी स्किन। स्किन क्या प्रोवाइड करती है? हमें टच सेंसेशन प्रोवाइड करती है। मींस किसको सेंस करती है स्किन? फोर्सेस को सेंस करती है। कौन से फोर्सेस को? जो आपकी बॉडी एंड कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच में होंगे, कि अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है। आपकी स्किन उसको सेंस करती है और आपके माइंड को सिग्नल प्रोवाइड करवाती है। तब आपको पता चलता है कि आप किसी से दूर हो, पास हो, या ऑब्जेक्ट रिपेलिंग है, अट्रैक्टिव, किस टाइप का। फिर नंबर 4 आता है
हमारी जो ईयर्स हैं, ईयर्स किसको सेंस करते हैं? साउंड को। और इन एक्चुअल ये क्या सेंस करते हैं? वेरिएशन ऑफ इनकमिंग एयर पार्टिकल्स। और मीडियम, अगर किसी हम मीडियम के अंदर है तो वो मीडियम हो जाएगा, एयर की जगह वो मीडियम हो जाएगा। अगर पानी के अंदर है तो पानी की जगह, एयर की जगह तब वाटर होगा। तो वो क्या करते हैं, जो उनकी वेरिएशन है वो कब ज्यादा आ रहे हैं कब कम आ रहे हैं, ईयर इस चीज को इसको सिग्नल, इस चीज का सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको माइंड के पास भेजते हैं। माइंड उससे साउंड जनरेट करता है। और जो हमारा लास्ट है दैट इज टंग। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? टेस्ट प्रोवाइड करती है। और ये भी किसको आइडेंटिफाई करती है? मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास दो हैं, नोज है, टंग है। फोर्सेस के लिए स्किन है, लाइट के लिए आईज हैं और साउंड के लिए ईयर्स हैं। तो आज हमें या जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमें ईयर की ही, साउंड की ही स्टडी करनी है और उसके साथ में हमें ईयर्स की भी स्टडी करनी होगी। ओके, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जब हम साउंड की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें साउंड का पता होना चाहिए कि साउंड क्या है। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होगा? एनीथिंग which produces sensation in our ears is called sound. Means सपोज कीजिए ये आपका ईयर है, ये आपका कान है, यहाँ पे कोई सिग्नल आता है आपके कान की तरफ और उससे आपके कान के अंदर जो पर्दा होता है उस पर कोई सेंसेशन होती है, उसमें वाइब्रेशन होती है, वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है और आपके दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है। किसी भी तरह का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हाई साउंड, लो साउंड, किसी पर्सन का साउंड या कोई इवेंट, किसी कोई चीज गिरने की, उसको इंटरप्रेट करता है तो आप उसको साउंड बोलोगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपके सेम कान के पास कोई एक दूसरा सिग्नल आए, जो कि आप आगे पढ़ोगे, ये सिग्नल के भी टाइप्स होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि वो आपके ईयर के लिए ऑडिबल ही नहीं है, उसके लिए आपका कान रिस्पॉन्स ही नहीं करता, तो वो आपके लिए साउंड नहीं होगा। मीन्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर जैसे आपको पता है कि जो एयर है, एयर के अंदर क्या होते हैं? जो एयर है उसके अंदर एटम्स होते हैं, ऐसे छोटे स्मॉल स्मॉल, क्योंकि एयर एटम से मिलके बनी हुई है। एयर के अंदर भी एटम है, ये सपोज ये एयर है और आयरन है, कोई आयरन की रोड है या वुडन रोड है, उसके अंदर भी एटम्स हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह एटम है, बट आप आयरन को देख सकते हो, एयर को आप देख नहीं सकते। सिमिलरली जो ये वेव्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, इनके लिए भी ऐसा सिनेरियोज होते हैं कि कुछ सिग्नल ऐसे हैं जिनको आप सुन सकते हो, जिनके लिए आपके कान एक्ट करते हैं, वो आपको दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं। बट कुछ सिग्नल ऐसे हैं या कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनके लिए आपके जो ईयर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते, वो कोई भी सिग्नल जनरेट नहीं करते उसके आने पे, और आपके दिमाग को इन रिस्पॉन्स कुछ भी सुनाई नहीं देता, या आप बोल सकते कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता। बट ऐसा पॉसिबल है कि ये वाला सिग्नल जो आपके लिए ऑडिबल नहीं है, ये किसी अदर एनिमल के लिए ऑडिबल हो। सो
ये सिग्नल्स हैं जो इनकी अपनी रेंजेस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर ईयर, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ये एक ऑलमोस्ट फिक्स लिमिट है जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। किसी के लिए थोड़ा कम हो सकती है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ ऑन एवरेज ये 20 टू 20 हर्ट्ज के बीच में लाई करती है, जिसके लिए आपके जो ईयर्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और बाकी चीज़ों के लिए आपके ईयर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो जिसके लिए आपके ईयर्स रिस्पॉन्ड करेंगे वही आपके लिए साउंड है, बाकी आपके लिए साउंड नहीं होगा। वो सिग्नल होगा बट वो साउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज साउंड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, ब्रेन स्लैश माइंड। और वो तभी उसको कन्वर्ट करता है जब आपके जो कान का या डायफ्राम है वहां पे वो सिग्नल रजिस्टर होता है। मीन्स वो जब आपका कान का जो पर्दा है आने वाले सिग्नल को जब रिस्पोंड करता है, जब वो आने वाले सिग्नल से एक नया सिग्नल जनरेट करके दिमाग की तरफ भेजता है, तभी वो आपके लिए साउंड कहलाएगा, एल्स वो आपके लिए साउंड नहीं है। तो अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हमें इसमें जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं पहले वो कवर करते हैं, लाइक प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि आप जहाँ पे साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास ये एक वुडन रोड है, एक आपके पास रोड है, और ये आपके पास एक स्टील की प्लेट है या कोई बर्तन है किचन का। आप इस वुडन रोड से इस बर्तन के ऊपर एक स्ट्राइक करते हो, वुडन रोड से, लकड़ी से जब स्टील के किसी बर्तन को आप मारोगे तो क्या आएगी? आपको आवाज आती है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है इन शॉर्ट। सो साउंड को प्रोड्यूस करने के आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें क्या है, सबसे पहले मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब भी साउंड होता है प्रोड्यूस। जैसे ये रोड मूव करके यहाँ पे स्ट्राइक किया तब भी साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहे थे तो क्या हुआ था? कोलिजन, तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर कोई चीज वाइब्रेट करे तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई चीज कंप्रेस करे, आप किसी को कंप्रेस करोगे तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, और किसी चीज को स्ट्रेच करते हो तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के वेरियस मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐसा कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट ना किए, बट इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन फिनोमिना क्या है जो इन एक्चुअल साउंड को जनरेट कर रहा है? ओके, तो हम वही फिनोमिना स्टडी करने जा रहे हैं जो इन एक्चुअल साउंड को जनरेट करता है, और साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है उस फिनोमिना से हम ये भी देखेंगे। तो ये चीजें डिस्कस करने के लिए कि साउंड कैसे जनरेट होता है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, हम एक क्या लेते हैं, ट्यूनिंग फोक लेते हैं। नाउ व्हाट इज ट्यूनिंग फोक? ट्यूनिंग फोक एक सिंपल किसी भी मेटल का बना एक डिवाइस है जो इस शेप में होता है, यू शेप, और उसके नीचे ये हैंडल होता है। ये उसका हैंडल है जिससे इसको पकड़ा जाता है, और ये इसकी दो फ्री आर्म्स हैं जो एज इट इज रहती हैं। अब आप क्या करते हो, इसको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से या किसी रिज ऑब्जेक्ट से, जैसे दीवार हो गया या कोई बेंच हो गया, या अगर कोई आपके पास वुडन ऑब्जेक्ट है, लकड़ी का है, उसके साथ इसको स्ट्राइक करवाते हो। जब आप इसको स्ट्राइक करवाते हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो, जो कि आपने, अगर आप साउंड प्रोड्यूस कराओगे तो आप ऑब्जर्व
करोगे उसको क्लोजली, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे कि जो भी चीज साउंड प्रोड्यूस कर रही है वहां पे क्या हो रही है, हमेशा वाइब्रेशंस हो रही है। डिपेंड कर सकता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे कि वाइब्रेशन कितनी है। वाइब्रेशन बहुत ही स्मॉल हो सकती है, आपको दिखाई भी ना दे और आप उनको फील ही ना कर पाओ। बट अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है तो आप वाइब्रेशन को इजीली फील कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देख सकते हो। तो जो इसकी, अगर यहाँ पे सफिशिएंट साउंड आ रहा है तो क्या होगा, सपोज ये इसका हैंडल है और ये इसकी दो रोड्स हैं, तो जो इसकी ये रोड है ये टू एंड फ्रो, ये थोड़ा इधर जाएगी, वापिस इधर आएगी और फिर इधर जाएगी। मीन्स ये अपनी पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करेगी। सिमिलरली ये रोड, ये थोड़ा इधर आएगी, फिर बीच में वापस आएगी और फिर थोड़ा इधर आएगी। मीन्स ये इधर गई, बीच में आई, ऊपर गई, फिर ये ऐसे वाइब्रेट करती है आगे पीछे। ये अगर हम उसके मोशन को दिखाते हैं, सिमिलरली ये भी ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट करती है। तो ये होता है बेसिक एक ट्यूनिंग फोक। जो जब जिसके जब ये आर्म्स हैं, जो इनको आर्म्स बोलते हैं इसकी, जब ये आर्म्स आगे पीछे मूव करती हैं तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो साउंड कैसे हो रहा है, अब हम आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। सपोज कीजिए ये जो यहाँ पे जो उसकी आर्म्स हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रही है और यहाँ पे एयर होती है हमेशा, ऑलवेज। ये एयर पार्टिकल्स हैं। अभी हम 3 लेयर्स ऑफ एयर पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं। जब ये लेयर मूव होके फ्रंट की साइड में आएगी, आगे की तरफ आएगी, तो ये इन पार्टिकल्स पे फोर्स लगाएगी। किन पे, ये ऊपर वाले 3 पे, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा तो मूव नहीं हो रहा, ये तो मूव नहीं है, ये हिस्सा एज इट इज है, तो ये तो मूव नहीं करेंगे। बट ये ऊपर वाले जो 3 पार्टिकल हैं इन पे फोर्स लगाएगी इस तरफ। तो क्या होगा, जो ये ऊपर वाले 3 पार्टिकल हैं ये डिस्प्लेस होंगे, ये कहाँ क्या हो जाएंगे, ऐसे इस तरफ जाने लगेंगे। और ये फिर क्या करेंगे, ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, अब ये किससे टकराएगा, इस ब्लैक वाले पार्टिकल से टकराएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, अगर हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो ये पहले वाले पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ पे दूसरा वाला पार्टिकल है और यहाँ पे तीसरे वाले पार्टिकल है। अब पहले वाले पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो हमने उनको मूव करने के लिए ग्रीन बना दिया। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके इस ब्लैक पार्टिकल से टकराते हैं। जब ये इनसे टकराएंगे तो ये अपनी वेलोसिटी किसको ट्रांसफर करते हैं, इन ब्लैक वाले पार्टिकल को। और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, ये वाले हिस्से में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। वैक्यूम का आपको पता होगा कि वैक्यूम किसे बोलते हैं, जब किसी एरिया में एयर का अमाउंट कम हो जाए तो उस वहां पे एरिया में, उस एरिया में क्या बोला जाता है कि वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। मींस वहां पे एयर को उसको फिल करने के लिए वहां पे वापस आती है। तो जब ये ग्रीन वाले पार्टिकल जो मीन स्टार्टिंग में पहले ब्लैक थे, जिनको यहाँ से मोशन मिला, वेलोसिटी मिली, तो वो ग्रीन बन गए, मीन्स उनके पास मोशन आ गया। तो जब ये जाके इनसे टकराएंगे ब्लैक पार्टिकल से, तो अब ये ब्लैक पार्टिकल को भी वेलोसिटी दे देंगे, तो ब्लैक वाले भी क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों ग्रीन हो गए, मीन्स दोनों के पास वेलोसिटी है अभी। और जो तीसरी लेयर है वो अभी भी ब्लैक है, ये लेयर अभी भी ब्लैक है और ये पहले वालों की इनिशियल पोजीशन है। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तो जो ये वाले पहली लेयर है इस पे, इसको इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि वैक्यूम में वैक्यूम की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं, एयर पार्टिकल वैक्यूम में वैक्यूम की तरफ मूव करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो ये पार्टिकल हैं ये इस तरफ मूव करेंगे, ये वाले पहले वाले ग्रीन पार्टिकल, और दूसरे वाले ब्लैक पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये ग्रीन पार्टिकल मूव करके इधर की तरफ आ रहे हैं, और जो यहाँ पे थे पार्टिकल पहले, वो अब इधर जा रहे हैं ब्लैक पार्टिकल्स की तरफ, और यहाँ पे ये ब्लैक पार्टिकल्स हैं। फिर क्या होगा कुछ टाइम के बाद, ये सबकी ओरिजिनल पोजीशंस हैं। ये वाले ग्रीन पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और ये वाले ग्रीन पार्टिकल्स इन ब्लैक वाले पार्टिकल से टकराएंगे। ये ब्लैक क्यों? क्योंकि अब ये मोशन में नहीं है, बट जब इनसे ग्रीन टकराएंगे तो दोनों मोशन में हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं बचा, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। जैसे पहले यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो अब इन पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगेगा, वैक्यूम, इनको भी वैक्यूम भरने के लिए जाना पड़ेगा, ये ग्रीन पार्टिकल को, और इस ग्रीन पार्टिकल को भी वैक्यूम को भरने के लिए जाना पड़ेगा। तो सिनेरियो कैसा बन सकता है, ये ओरिजिनल पोजीशंस हैं, अभी सारे के सारे पार्टिकल ग्रीन हो गए क्योंकि सभी मूव कर रहे हैं। ये वाले पहली लेयर के पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे हैं वैक्यूम की तरफ, ये वाले पार्टिकल इधर वैक्यूम की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो थर्ड लेयर थी वो इस तरफ मूव कर रही है। ओके, और बाद में क्या हो जाएगा, अगर हम एक और स्टेप फॉरवर्ड इनको ड्रॉ करें, तो ये हो गई ओरिजिनल पोजीशन। ये दोनों आपस में आके यहां पे टकराएंगे इस पॉइंट पे, एक दूसरे के साथ, और ये ग्रीन वाले जो थर्ड लेयर थी वो आगे की तरफ जा रही होगी इस तरफ। ओके, तो ये ऐसे बेसिक मूवमेंट था। कब? जब ये एक बार इधर आई थी, फिर ये वापस जाके ये फिर से इधर आती है, तो ये मोशन एज यूजुअली कंटिन्यू होता रहता है, ये ऐसे चलता रहता है लगातार। पार्टिकल इधर आते हैं, फिर से पार्टिकल जाते हैं, फिर से इधर आते हैं, फिर से जाते हैं। तो ये बेसिक्स है साउंड प्रोपेगेशन का, कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो, जो इसने वाइब्रेशंस बनाई, जो ट्यूनिंग फोक की आर्म ने वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस किया, कैसे ये पार्टिकल्स उस वाइब्रेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। और यहाँ पे सपोज कीजिए पर्सन का ईयर है, तो ये उसके पर्सन के ईयर के जो डायफ्राम होता है, पर्दा होता है, वहां पे जाके टकराएंगे, और वहां पे सेम सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, और उसको दिमाग, हमारा जो ब्रेन है, वो इंटरप्रेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अभी आपको ये इतना इजीली समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज इसको हम एक बेटर वे में समझा सकते हैं यूजिंग सिमुलेशन। आपको जब ये पार्टिकल एक्चुअल में मूव करते हुए दिखाई देंगे, तब आप इसको और भी बेटर वे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक सिमुलेशन दिखाते हैं जो हमने खुद बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल आगे पीछे मूव करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो सिमुलेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कीजिए ये सभी हैं जो आपको दिख रहे हैं, स्मॉल स्मॉल बॉल्स हैं, ये सभी क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। ये सभी एयर पार्टिकल्स की लेयर हैं, कि जैसे एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सपोज कीजिए कि ये सभी के सभी ऐसे एक नॉर्मल फैशन में, एक नॉर्मल फॉर्म पे एयर के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अब क्या होता है, एक नॉर्मल सा साउंड आता है,
जब साउंड आएगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई साउंड आएगा तो जो ये पहले वाली लेयर है, ये वाली लेयर किस तरफ मूव करेगी, इस तरफ जाके मूव करेगी और किससे टकराएगी, इनसे टकराएगी। फिर ये लेयर आगे की तरफ मूव करेगी और ये लेयर पीछे की तरफ मूव करेगी। तो हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ये एक्चुअल मूव होता है। तो हम इसको रीड्रॉ करते हैं कि ये वाली लेयर ऐसे मूव करेगी आगे की तरफ। तो जैसे हम इसको रन करते हैं, तो देखिए इसको फिर से रीसेट करते हैं। ये देखिए ये वाली लेयर यहाँ पे जाके मूव करती है, इससे टकराती है, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। ये वाली लेयर ने इसको ट्रांसफर किया अपनी एनर्जी और फिर वो वाली ऐसे आगे ट्रांसफर करती है। अब अगर मैं आपको इस चीज को फ्रेम बाय फ्रेम दिखाऊं, तो सपोज कीजिए मैं इसको पहले फ्रेम में रन करता हूं। पहले फ्रेम में पहली लेयर आगे जाती है। अब ये क्या करेगी, अब जब पहली लेयर आगे जा रही है तो ये सेकंड लेयर से टकराएगी और जब सेकंड लेयर से टकराएगी फिर ये सेकंड लेयर आगे बढ़ेगी, ये थर्ड लेयर से टकराएगी और इसी दौरान जो पहले वाली लेयर है वो थोड़ी पीछे की तरफ जाएगी। देखिए हम नेक्स्ट फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए पहली और दूसरी लेयर आपस में टकराते हैं और अब ये दूसरी लेयर आगे जाने लगती है और ये जाके किससे टकराएगी, थर्ड लेयर से। अब सेकंड और थर्ड लेयर आपस में टकरा रही है। अब ये थर्ड लेयर आगे की तरफ जाती है और जब थर्ड लेयर आगे की तरफ जाती है तो उससे क्या होता है, वो फोर्थ लेयर से टकराएगी और इसी दौरान जो फर्स्ट वाली लेयर थी उस पर फिर से इस साइड से वाइब्रेशन आती है और वो फिर से जाके सेकंड लेयर से टकराएगी। ये देखिए अभी सेकंड लेयर के पीछे आ रही है और ये सेकंड लेयर से टकराती है और इसी दौरान जो फोर्थ लेयर है वो फिफ्थ लेयर से टकराएगी। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड लेयर आपस में टकरा रही है, जो फोर्थ ये फिफ्थ लेयर अब सिक्स लेयर से टकराने वाली है। हम एक फ्रेम और आगे बढ़ाते हैं। ये फिफ्थ और सिक्स आपस में टकरा रही और फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे से टकरा रही हैं। अब देखिए सेकंड लेयर फिर से आगे जाएगी। ये देखिए सेकंड लेयर अब आगे जाने लग गई और ये ऐसे ही पूरा मोशन चलता रहता है। अगर मैं इसको आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाता हूं तो देखिए कैसे ये लेयर्स एक दूसरे से टकराती हुई आगे चलती रहती हैं। अब अगर मैं इसको फिर से रिवाइज करूं तो देखिए जब लेयर्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, जब लेयर एक दूसरे से टकरा रही है तो ये देखिए ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन बिल्कुल खाली सा पड़ा है और इस रीजन में देखिए यहाँ पे एयर पार्टिकल्स ज्यादा है। मींस यहाँ पे दो जब एयर पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इस रीजन में एयर पार्टिकल ज्यादा हो गए और उसके साइड वाले रीजन में एयर पार्टिकल कम है। इस रीजन में एयर पार्टिकल्स कम है, इस रीजन में एयर पार्टिकल्स ज्यादा हो गए। ऐसे यहाँ पे देखिए अगर हम इसको फर्दर रन करें तो हमारे पास ऐसे और भी रीजन आ जाएंगे। हम इसको आगे तक जाने देते हैं ताकि हमारे पास रीजन्स क्रिएट हो सके। तो देखिए अब हमने इसको स्टॉप कर दिया। सो ये देखिए यहाँ पे एक रीजन क्रिएट हो गया, ये एक रीजन यहाँ पे क्रिएट हो गया जहाँ पे पार्टिकल कम है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ। और ऐसे देखिए एक रीजन ये है जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है, एक रीजन ये है जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है। तो ऐसे कुछ रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे
कुछ जगह पे पार्टिकल कम होते हैं और कुछ जगह पे पार्टिकल ज्यादा होते हैं। तो जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा है, पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां पे पार्टिकल डेंसिटी कम है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। इन टर्म्स को आप आगे पढ़ोगे कि इनका मीनिंग क्या है। ये जस्ट पार्टिकल डेंसिटी बताती हैं कि जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है वहाँ पे उसको कंप्रेशन बोला जाता है, जहाँ पे पार्टिकल्स कम है उसको रेयरफैक्शन बोला जाता है। और जहाँ पे कंप्रेशन होता है वहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे भी प्रेशर होता है, इनका इनवर्स रिलेशन होता है। एक जगह प्रेशर ज़्यादा होता है, एक जगह प्रेशर कम होता है। ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले तो हमारे फर्दर जो वीडियोज़ हैं उन पे पढ़ेंगे। अभी इसमें हम एक और सिमुलेशन दिखाते हैं आपको कि जो पार्टिकल्स है उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ पार्टिकल ही लेके चल रहे हैं कि एक लेयर में एक पार्टिकल है। ये पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ये पार्टिकल्स हैं। और अब हम इनकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने वाले हैं कि एक्स के हिसाब से कि कैसे एक्स का पार्टिकल है जो वो मूव करता है। तो अगर मैं इसको सिमुलेशन को रन करूं तो देखिए, ये पार्टिकल हैं जो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं जब ये साउंड को प्रोपेगेट करेंगे। इससे जाके टकराता है और ये ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, जो यहाँ पे ये ब्लू लाइन है, ये एक्स एक्सिस की मोशन को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे जो पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन पे की तरफ, मतलब कि एक बार मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, एक बार मीन पोजीशन से नीचे जाता है। अब जो ये ऊपर नीचे है, इसका ऊपर नीचे जाना, अब हम आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो यहाँ पे पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है हमारा और ये ऐसे हिंज्ड है, तो जब ये इस साइड मूव करता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है। जब इस साइड मूव कर रहा है तो ये नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है। तो जो पॉजिटिव एक्स है उसको ऊपर की तरफ शो किया गया है। तो जब पार्टिकल यहाँ पे है तो मीन्स वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जब पार्टिकल यहाँ पे है तो मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स ये साइड का मोशन, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स दिस साइड है। और आप इसको अगर लेफ्ट राइट में बोले तो नेगेटिव का मीनिंग हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन मोशन और पॉजिटिव का मीनिंग हो जाएगा राइट डायरेक्शन मोशन। तो जैसे ये वाला पार्टिकल को अगर देखा जाए तो अब ये नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, ये अभी पॉजिटिव है। तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं और आपको ऐसे ग्राफ साउंड्स में देखने को ही मिलेंगे। और इसमें जो अपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये डिनोट करता है कंप्रेशन, और जो ये वाला हिस्सा होता है डाउन वाला, ये डिनोट करता है रेयर फ्रैक्शन। ये सब चीजें हम आगे जो हमारे इनकमिंग लेक्चर्स होंगे उनमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन साउंड को प्रोपेगेट कराने में हेल्प करते हैं। इस लेक्चर में हमारा पर्पस था कि आपको एक बेसिक सिमुलेशन दी जाए और एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग दी जाए साउंड के बारे में, जो होपफुली हम दे पाए हों आपको। एंड एज यूजुअल फर्दर चैप्टर्स के लिए, इस चैप्टर की फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ चीज़ों को समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हुई हो, तो प्लीज़ कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।